लिंक भेज दिया आपने? ठीक है, वेट कर लेते हैं। जी, पब्लिक फाइनेंस हमारा चैप्टर नंबर 2। इसमें हमारे पास में 3 यूनिट। जो पहला यूनिट बात करता था वो बात करता था रोल ऑफ गवर्नमेंट की। रोल ऑफ गवर्नमेंट में हमने एक इन जनरल डिस्कशन भी की हुई है दैट एक तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम मींस एन सिस्टम व्हिच एग्जिस्ट टू आंसर द डिसीजंस रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेशन, what to produce, how much to produce, for whom to produce, and how much should be set aside for future purpose also. फिर हम बोलते हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। वन इज सोशलिस्टिक, जिसको हम गवर्नमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, वन इज कैपिटलिस्टिक एंड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर ये बोला गया कि ट्रेडिशनली गवर्नमेंट वाज ट्रस्टेड ओनली विद द क्रिटिकल फंक्शंस, जैसे कि डिफेंस हो गया और हमारे पास लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गया। बट आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड 30s गवर्नमेंट वाज इंटरेस्टेड विद मोर फंक्शंस एंड अकॉर्डिंगली कौन से इकोनॉमिस्ट ने वो 3 फंक्शंस बताए हैं? रिचर्ड मस्ग्रेव ने। सो रिचर्ड मस्ग्रेव ने हमें 3 फंक्शंस बताए हैं और 3 फंक्शंस के नाम क्या है? एलोकेशन, which is a microeconomic function, then redistribution, which is again a microeconomic, and stabilization, which is a macroeconomic. आइए allocation function के बारे में बात करते हैं. Now, what is allocation function? Basically taking decisions as to what to produce and how much to produce. ये decision. अब सवाल आया कि ये allocation function कौन परफॉर्म कर सकता है, यानी मार्केट भी और गवर्नमेंट। फिर ये सवाल आया कि अगर मार्केट कर सकती है रिसोर्स एलोकेशन, फिर गवर्नमेंट की रिसोर्स एलोकेशन की क्या जरूरत पड़ गई? बिकॉज मार्केट जो है फेलियर करती है। नाउ यू हैव स्टडीड मार्केट फेलियर वाला यूनिट, यू नो द मार्केट फेलियर की डेफिनेशन। मार्केट फेलियर की डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल ठीक है। मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज बाय द मार्केट सो दैट देयर इज ईदर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। तो बिकॉज मार्केट फेलियर होता है और उसके हमको 4 सोर्सेज भी पता ही हैं, तो हम अगर रैशनल का क्वेश्चन आ गया तो हमको वो मार्केट फेलियर के 4 सोर्सेज के नाम भी लिख देंगे। तो हमने बोला कि सिंस देयर इज अ मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट आएगी। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट, या क्या यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नमेंट में हम ये बोलेंगे कि बेसिकली इन टू करेक्ट मार्केट फेलियर गवर्नमेंट विल टेक अ corrective action and it will act as a complement rather than a substitute. फिर मैकेनिज्म यानी कि हाउ में आगे आप डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ इट कैन परफॉर्म इट्स एलोकेशन फंक्शन। हमारे पास डायरेक्ट प्रोविजन आ जाएगा, फिर influencing private allocation through incentives and disincentives, merger policies, competition policies, rules and regulations and legal and administrative framework या combination of any of these techniques. Because आपने government intervention वाला यूनिट भी तैयार किया हुआ है, तो अब आप बता सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हो what kinds of incentives and disincentives. इंसेंटिव में सब्सिडी, डिसइंसेंटिव में कोई पोल्यूशन टैक्स वगैरह। रेगुलेशंस किस तरीके की होंगी कि जैसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू रेगुलेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ताकि वो अपनी मनमानी वगैरह ना कर सके। कंपटीशन मर्जर पॉलिसीज फॉर मार्केट पावर, तो हमको पता है। अब इनके एग्जांपल्स भी देने हैं जब आप इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब सवाल आया व्हाट प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय गवर्नमेंट इन परफॉर्मिंग इट्स एलोकेशन फंक्शन। उस प्रॉब्लम का नाम है गवर्नमेंट फेलियर। तो जहां मार्केट फेलियर की डेफिनेशन है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय मार्केट, गवर्नमेंट फेलियर की डेफिनेशन मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट फेलियर 2 तरीके का होता है, सिवियर एंड नॉन सिवियर। सिवियर में हम बोलते हैं दैट वेयर देयर आर न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड एंड जो खर्चा हुआ वो तो हुआ, वेस्टेजेस हो गई, न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड, दैट इज सिवियर। और नॉन सिवियर में हम बोलते हैं कि वेस्टेज इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन, नो न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड, दैट इज अ नॉन सिवियर गवर्नमेंट फेलियर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो बेसिकली टू एंश्योर इक्विटी टू ऑल या सोशल जस्टिस टू ऑल। जनरल डेफिनेशन, हाँ जी, rational for government intervention because market is not going to ensure. रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे क्या रहेगा बेसिकली?
यहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट आएगी आप उस तरीके से बात कर सकते हैं. हाउ? Progressive taxation. 3 points हैं: प्रोग्रेसिव टैक्स, डिफरेंशियल, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड वेलफेयर स्कीम्स. वेलफेयर स्कीम्स में एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन, एनी ट्रांसफर पेमेंट्स हो गई, विडो पेंशन हो गई है, या स्कॉलरशिप्स हो गई है, या कोई रिजर्वेशंस हो गई है, स्पेशल स्कीम्स अनाउंस्ड हो गई, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड? बिल्कुल, इक्विटी एंड एफिशिएंसी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्विटी, एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज आ जाता है. यहाँ पर हमने एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन बांट दी तो जॉब सीकिंग में एक्टिव नहीं रहेंगे, या हमने बोल दिया कि हायर टैक्सेस चार्ज कर दो रिच को, तो उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबलाइजेशन फंक्शन, या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेबलाइजेशन फंक्शन. तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन के हैं वो क्या है हमारे पास? प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ. वो स्टेबलाइजेशन का नहीं है, वो इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट, वो फिजिकल में है बट स्टेबलाइजेशन में नहीं है. ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट. हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंश्योर करना, या यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि करेंसी जो है वो उसको स्टेबलाइज रखना, एक्सचेंज रेट जो है. ठीक है. तो बट ये 3 फंक्शन मेन फंक्शंस दिखने चाहिए ना. रैशनल फॉर गवर्नमेंट इज कि जी गवर्नमेंट आएगी तो फिर उसको ये इंश्योर करना है दैट instabilities like recession and inflation they do not persist for a long time. There is a word called stagflation where unemployment and inflation exist side by side, and there may be a possible effect, contagion effect, जो कि आज की डेट में हम देख भी रहे हैं because there is Ukraine crisis. तो हमारा एक तरीके से हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि हमारा एक्सचेंज रेट है 81 टच करके, या हम ये बोल सकते हैं कि यूएस ने अपने जो रेपो रेट वगैरह है वो इंक्रीज कर दिया है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है. तो अगर ये लॉन्ग रन में रहा तो गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप इन. ठीक है जी. अब रोल ऑफ गवर्नमेंट या हाउ गवर्नमेंट परफॉर्म इट्स फंक्शन, बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी, monetary policy and for the purpose of price stability, price ceiling and price floor. आपको fiscal policy की definition बतानी है. It is government taxation and expenditure policy which has an impact on the aggregate demand. फिर आपको monetary policy बतानी है that it is the control of money supply and interest rate in the economy. एक एक लाइन ऐसे आपको बताना है. अब प्रॉब्लम क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गोल्स. और यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं. टू टारगेट इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल कॉम्प्रोमाइज आता है. टू गिव अ बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट, फिर इन्फ्लेशन पे कॉम्प्रोमाइज आता है. ये एग्जांपल हो सकता है. ठीक है जी. एंड आई थिंक दैट्स इट. हमने ये वाला यूनिट में और कोई बात नहीं थी. ये तीनों बेसिकली इसका मतलब क्या है? रैशनल फॉर गवर्नमेंट की गवर्नमेंट क्यों ये फंक्शन परफॉर्म करेगी, मतलब व्हाट इफ अगर गवर्नमेंट ना हो, क्यों आना पड़ रहा है गवर्नमेंट, ये मतलब है रैशनल का रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. चलिए जी. अब नेक्स्ट यूनिट है मार्केट फेलियर. मार्केट फेलियर में आपने मुझे बता दिया है दैट इट इज द misallocation of resources by market in the sense that there is either overproduction or underproduction, or in some cases no production at all. अब there is also a demand side market failure and supply side market failure. demand side market failure मतलब कि डिमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि डिमांड कर्व एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली, जैसे कि पब्लिक गुड्स के केस में देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ प्रॉपर डिमांड कर्व. सप्लाई साइड मार्केट फेलियर में हम ये बोलते हैं कि प्रोड्यूसर्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट सम ऑफ द फैक्टर्स लाइक एक्सटर्नलिटीज. तो जैसे अगर पोल्यूशन टैक्स हो भी रहा है, प्रोड्यूसर इज नॉट गोइंग टू अकाउंट फॉर. ठीक है जी. अब सोर्सेज में हमें पता है, फर्स्ट वन इज market power, second one is externalities, third one is पहले public goods और फिर incomplete information. अब देखिएगा, पहले अगर मैं मार्केट पावर डिस्कस कर रही हूँ, साथ के साथ इसकी नेक्स्ट यूनिट में जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो भी डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट पावर? आप डेफिनेशन बता सकते हैं? ability of the price making firm to influence the prices. हाँ जी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्राइस मेकिंग फर्म टू चार्ज हाई टू प्राइसेस ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट सो एज टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मार्केट पावर बोलेंगे, हम बोलते हैं कि आउटपुट लो रखते हैं, प्राइसेस हाई हो जाते हैं, जिससे कि डेड वेट लॉस होता है. डेड वेट लॉस मतलब बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द ऑप्टिमल आउटपुट, एंड ड्यू टू दिस देयर इज लॉस टू कंज्यूमर सरप्लस आल्सो. सो अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या रहती है टू करेक्ट मार्केट पावर, ये याद करो. Laws, regulations,
मतलब दो तरीके से होता है इनकम को लॉज एंड रेगुलेशंस and price. एंड प्राइस रेगुलेशंस की इसको हम बोल सकते हैं। लॉज एंड रेगुलेशंस में सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है कि एक्ट लाइक कंपटीशन एक्ट इन इंडिया, which exist to prevent unfair trade practices, which exist to prevent unfair collusions या mergers वगैरह, and to encourage innovation। मोनोपोली राइट भी प्रोटेक्ट किया जाता है इन सम केसेस, वो होते हैं पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉज। फिर अदर रेगुलेशंस भी होती है, अदर रेगुलेशंस में अगेन नेशनलाइजेशन हो गई, हम बोलते हैं कि रिड्यूस द इंपोर्ट कंट्रोल्स टू एनकरेज मोर कंपटीशन फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे इसके अंदर। हाँ, रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन भी यहाँ पर import regulations. हाँ जी, इंपोर्ट रेगुलेशंस या लिबरलाइजेशन कर दो, बेसिकली अलाउ मोर एंड मोर एंट्रेंट्स इनटू द मार्केट, हम ये बोल सकते हैं, और इन्वेस्टिगेट इनटू अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। हाँ जी, एक ये भी होता है रिस्ट्रिक्ट दी मोनोपोली पावर ऑफ फर्म, बेसिकली बायर्स की मोनोपोली ना चल पाए, और एक ये भी था हमारे पास पेट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशंस वगैरह वगैरह। अब प्राइस रेगुलेशन में हम बोलते हैं कि सेटिंग मैक्सिमम प्राइसेस फॉर नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली मतलब अ मोनोपोली व्हिच शुड बी अलाउड टू एग्जिस्ट due to the reason that if it acts as a monopoly, it will have the advantage of economies of scale and it can charge lower prices। तो हम अपनी तरफ से एक monopoly allow तो कर रहे हैं, but उसका maximum price set कर दो, and setting prices according to a fair rate of return, that is the second point in case of regulation of market। ठीक हो गया जी, ओके, ये हमारा एक सोर्स था। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नलिटीज, काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है इसकी। अब मीनिंग ऑफ एक्सटर्नलिटीज, वेयर production or consumption of one has an indirect effect on production or consumption of another, but such indirect effect is not reflected in the market prices. Since that indirect impact is not reflected in market prices or it is external to market mechanism, hence the name externalities। अब टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज में हमारे पास यूनिडायरेक्शनल या रेसिप्रोकल भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन किस जो थर्ड पार्टी है उसको इम्पैक्ट किया जा रहा है, एंड प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी भी होती है और कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी भी होती है कि जो ओरिजिन पार्टी है वो कौन सी एक्टिविटी टेकअप कर रही है। ठीक है जी, फिर अब एक्सटर्नलिटीज के एग्जांपल्स हमारे पास बहुत है, वो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर रिकॉल कराऊंगी, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द एग्जांपल हर हेडिंग पर। अब ये सवाल आया कि एक्सटर्नलिटी से मार्केट फेलियर होता है, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉस्ट या प्राइवेट कॉस्ट। अब प्राइवेट कॉस्ट मींस द कॉस्ट borne by producers or consumers who are a party to the transaction, and एक वर्ड आता है हमारे पास एक्सटर्नल कॉस्ट। It is the indirect cost borne by the third party या party who are parties not directly involved in a transaction। Accordingly, social cost का concept आ गया that it is private cost plus external cost, मतलब it is the cost borne by parties to the transaction as well as the cost borne by parties not directly involved in the transaction। In context of a positive production externality, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, जहां पे भी प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी नाम है, कॉन्सेप्ट किसका आएगा, कॉस्ट का आएगा, सोशल कॉस्ट या प्राइवेट कॉस्ट, क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो सोशल कॉस्ट विल बी लेस देन प्राइवेट कॉस्ट। इन केस ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी सोशल कॉस्ट विल बी मोर देन प्राइवेट कॉस्ट। इन केस ऑफ कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज बेनिफिट का कॉन्सेप्ट आता है, पॉजिटिव कंजम्पशन में सोशल बेनिफिट विल बी मोर देन प्राइवेट बेनिफिट, एंड नेगेटिव में सोशल बेनिफिट विल बी लेस देन प्राइवेट बेनिफिट। तो क्योंकि हमारे पास सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट, सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हो गए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, मार्केट फेलियर अब कैसे आता है बात को समझेंगे। मार्केट फेलियर के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हम क्या प्लॉट करते हैं कि एक्चुअल आउटपुट बन रहा है वेयर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इंटरसेक्ट्स विद मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, यहाँ से एक्चुअल आउटपुट पता चलता है। बट ऑप्टिमल, सोशली ऑप्टिमल आउटपुट क्या है, वेयर मार्जिनल सोशल कॉस्ट will intersect with marginal social benefit। अब क्योंकि एक्सटर्नलिटी है तो एक्चुअल आउटपुट ऑप्टिमल के बराबर नहीं होगा, या ओवर होगा या अंडर होगा,
और वही हमारा एरिया है मार्केट फेलियर का या डेड वेट लॉसेस का भी। ठीक है जी, तो हमें क्लियर हो गया हाउ डू एक्सटर्नलिटीज कॉज मार्केट फेलियर। तो आपको अगर डायग्राम, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो वो बनाना आना चाहिए। अच्छा जी, अब गवर्नमेंट कैसे करेक्ट करती है एक्सटर्नलिटीज को, हमको एक बारी वो समझना है। इसका हमारे पास अच्छा खासा लंबी डिस्कशन है। देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑल्सो एंड देयर आर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑल्सो। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में हमने दो ही पॉइंट समझे होंगे, करेक्टिव सब्सिडीज एंड डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन। ठीक है जी। अब करेक्टिव सब्सिडीज में भी ये हो सकता है कि प्रोडक्शन सब्सिडी भी दी जा सकती है विच इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइवेट कॉस्ट प्रोड्यूसर की कम हो जाएगी। और अगर आप कंजम्पशन पर दे रहे हैं तो बेसिकली बेनिफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंज्यूमर। एक बुक में लाइन है वो इंक्रीज होएगा, प्राइवेट बेनिफिट विल इंक्रीज। हाँ जी, कंजम्पशन सब्सिडी के केस में तो सोशल बेनिफिट नहीं, प्राइवेट बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पर ये बोलते हैं कि असली में जो कंज्यूमर है वो डिसीजन तो अपने प्राइवेट बेनिफिट के हिसाब से लेगा। हेंस जब उसको सब्सिडी मिलेगी हिज प्राइवेट बेनिफिट कर्व विल शिफ्ट। जब उसको सब्सिडी मिलेगी तो अब क्या है ना, उसके हाथ में पैसा आ गया तो वो सेम क्वांटिटी के लिए ज्यादा पैसा बियर करने को, ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएगा क्योंकि उसके हाथ में पैसा ज्यादा आ गया, सब्सिडी मिल रही है। तो हम बोलते हैं कि प्राइवेट बेनिफिट कर्व ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट्स। एंड ये इसका तो शिफ्ट हो जाता है कि इट इज एक्चुअली इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट आल्सो, जो डिजायरेबल डिजायर। ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में तो यही इंस्टेंसेस है, बट अगर मैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करूं तो नेगेटिव प्रोडक्शन और नेगेटिव कंजम्पशन के केसेस हैं। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज में वो इंटरवेंशंस हैं जो आपने डीमेरिट गुड्स में पढ़ी हैं, तो वो हम बाद में रिकॉल करते हैं। मेनली नेगेटिव प्रोडक्शन की बात करते हैं। जो आपके पास प्रॉपर हेडिंग है वो हेडिंग है इसकी डायरेक्ट कंट्रोल्स एंड मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म या प्राइस मैकेनिज्म। डायरेक्ट कंट्रोल में जो पहला पॉइंट है प्रोहिबिशन का, वो कुछ कुछ रिलेट फिर भी कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी से हो सकता है, बट जो हमारे पास नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर पोल्यूशन को दिमाग में रखकर बन सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया लॉज एंड रेगुलेशंस, जिसमें हमने आगे डिस्कस किया कि एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है और सेटिंग ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड, मतलब कि इस लिमिट के बियॉन्ड कोई भी फर्म पोल्यूशन लिमिट नहीं करेगी, जहां एमिट करी वहां लगेगी पेनल्टी। ऐसे ही एमिशन फीस भी होगी कि पहले पेनल्टी की बात नहीं, पहले से ही जितना पोल्यूशन एमिट करे उतनी फीस चार्ज कर दो। एंड सेटिंग अप स्पेशल बॉडीज या बोर्ड्स जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह सेटअप हो सकते हैं। फिर प्राइस कंट्रोल्स में हमारे पास दो बातें आई, एक तो चार्जिंग पोल्यूशन टैक्स और एक कैप एंड ट्रेड। बेसिकली इसको हम ट्रेडेबल लाइसेंस या ट्रेडेबल परमिट्स भी बोलते हैं। पोल्यूशन टैक्स मतलब गवर्नमेंट एक फर्म को उतना ही टैक्स चार्ज करती है जितना वो पोल्यूशन इमिट कर रही है। अब अगर पोल्यूशन टैक्स चार्ज हो रहा है तो प्रोड्यूसर के लिए उनका जो प्राइवेट कॉस्ट कर्व है वो शिफ्ट अपवर्ड्स हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी। नाउ द एक्चुअल आउटपुट विल बी इक्वल टू द सोशली ऑप्टिमल आउटपुट। और कैप एंड ट्रेड परमिट में भी वही चीज है, बट यहाँ पर मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रही, वो लाइसेंसेस को ट्रेडेबल बना रही है, बट लाइसेंसेस जो उसने क्रिएट किए वो टोटल डिमांड से थोड़े कम ही क्रिएट किए। सो देयर इज बेसिकली देयर इज अ मार्क, एक प्राइस एग्जिस्ट करता है ऐसे लाइसेंसेस का। तो एक फर्म जिसको ज्यादा पोल्यूशन एमिट करना है उसको मार्केट से जाके लाइसेंस खरीदना पड़ेगा किसी और फर्म से, तो जिसका पोल्यूशन ज्यादा है उसका प्राइवेट कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा, इम्पैक्ट तो वही रहेगा। अब अगर हम कंपैरिजन करें पोल्यूशन टैक्स एंड कैप एंड ट्रेड का, तो कंपैरिजन में ये बात आती है दैट पोल्यूशन टैक्स इज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर एंड ये पता करना भी मुश्किल है कि किस फर्म को कितना पोल्यूशन टैक्स, कितनी एक्सटर्नल कॉस्ट लग रही है बाकी के थर्ड पार्टीज को। बट कैप एंड ट्रेड में एज सच इट इज कंपैरेटिवली इजी एंड चीप टू एडमिनिस्टर, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, राइट। बट कुछ कॉमन डिसएडवांटेजेस यहाँ पर भी चल रही है। कॉमन डिसएडवांटेजेस क्या कि इन केस ऑफ this is not a proper solution and in case of inelastic demand, हमने ये तो बोल दिया कि प्रोड्यूसर का प्राइवेट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, उसने क्या करना है, ये उस पे बांट देना है, उन्होंने कंज्यूमर पे बांट देना है। तो इनइलास्टिक डिमांड की वजह से एज सच कंज्यूमर की डिमांड भी नहीं कम हो रही है, इतना आउटपुट पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा। एंड ऑल्सो पोल्यूशन टैक्स में ये पॉइंट है कि इन दी एरियाज जहाँ पर ज्यादा पोल्यूशन टैक्स किया जाता है वहां पर फैक्ट्रीज इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, सेटअप ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे पास नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की डिस्कशन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की डिस्कशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पब्लिक गुड्स।
अब पब्लिक गुड की डेफिनेशन एंड फीचर्स, डेफिनेशन तो यह होगी कि इट इज आल्सो कॉल्ड कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स या सोशल गुड्स which are enjoyed by all in the common in the sense that one's consumption does not affect anyone's else's consumption in any way. एग्जाम्पल हमारे पास नेशनल डिफेंस या स्ट्रीट लाइट आ सकता है। अब इसके फीचर्स में जो मेन फीचर्स हमको डिस्कस करने हैं जो है पब्लिक गुड्स के केस में दो नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडिंग। आफ्टर दिस आप डिस्कस कर सकते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम या इनमें रिजेक्शन पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं एडमिनिस्टर कर सकते हैं, they have a utility but without payment, there is no efficient allocation of resources by the market and इनकी कोई divisibility नहीं है, no separation of units is possible। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जी, पर मेनली आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। एंड इन कंट्रास्ट प्राइवेट गुड्स के क्या फीचर्स हैं वो भी हमें पता है। अच्छा, फिर पब्लिक गुड्स की वजह से मार्केट फेलियर कैसे होता है? बिकॉज दे हैव द फीचर ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडिंग। इसलिए प्राइवेट फर्म्स या मार्केट विल नॉट बी एबल टू डिटरमिन कि किससे कितना प्राइस चार्ज करना है, बिकॉज ऑल दी कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू पे, प्रॉपर डिमांड कब एग्जिस्ट नहीं करता। तो या तो मार्केट प्लेस आएंगे नहीं आएंगे तो बहुत दे विल बी अंडर प्रोड्यूसिंग दी पब्लिक गुड। ठीक है, तो दिस इज द रैशनिंग फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब क्लासिफिकेशन की जहां पर हमने बात की, वो गुड्स जो कि प्योरली राइवल है एंड प्योरली एक्सक्लूडेबल है उसको हम बोल देते हैं प्राइवेट गुड्स। जो कि प्योरली नॉन राइवल है और नॉन एक्सक्लूडेबल है उनको हम बोलेंगे प्योर पब्लिक गुड्स। अब जो बाकी बच गया जो कि ये राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी को पार्शियली सेटिस्फाई करते हैं उनको हम बोल देते हैं इम्प्योर पब्लिक गुड्स। अब इम्प्योर पब्लिक गुड्स में एक कैटेगरी हमारे पास है कि गुड्स विच आर राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल उनको हम बोलते हैं कॉमन रिसोर्सेज। तो एक वर्ड आता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में आपको ये लिखना है दैट it is the special class of impure public goods which are rival in consumption but there is non excludability। and example हम डाल सकते हैं अपने natural sources या forests वगैरह। so because यहाँ पर non excludability है तो it leads to the depletion or over exploitation of such resources and the problem is called tragedy of commons plus। ठीक है, एंड एक ऐसे गुड्स विच आर नॉन राइवल इन कंजम्पशन एक्सक्लूसिव उनको हम बोलते हैं क्लब गुड्स। बट क्लब गुड्स से रिलेटेड हम प्रॉपर्ली आगे डिस्कशन करते हैं इम्प्योर पब्लिक गुड्स की। तो इम्प्योर पब्लिक गुड्स में एक फीचर आता है, उस फीचर को हम नाम देते हैं पार्शियली राइवलस। तो पार्शियली राइवलस फीचर मतलब कि ओरिजिनली सच टाइप ऑफ गुड्स डज नॉट हैव एनी राइवलरी बट राइवलरी स्टार्ट्स आफ्टर द पॉइंट ऑफ कंजेशन इज रीच्ड। और वहां पर हम ये बोलते हैं कि others one's consumption is not completely eliminated but it can be reduced या quality of the benefit is reduced। एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्विमिंग पूल्स का ले सकते हैं, पब्लिक पार्क्स वगैरह का ले सकते हैं, रोड्स वगैरह का ले सकते हैं, जिम्स का भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि एक होता है क्लब गुड्स और एक होता है वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स। अब क्लब गुड्स में तो हमारे पास यही आ गया स्विमिंग पूल पार्क्स वगैरह बेसिकली जिसमें हम बोलते हैं कि एक्सक्लूडेबिलिटी रहती है एंड पार्शियली राइवल बोल सकते हैं। एंड वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स में मे और मे नॉट बी एक्सक्लूडेबल बट दीज आर डेफिनेटली पार्शियली राइवल। ठीक है, और रेप्लिकेबल, दीज आर रेप्लिकेबल एंड दीज आर नॉट रेप्लिकेबल। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है क्वाज़ी पब्लिक गुड्स का। क्वाज़ी पब्लिक गुड्स, क्वाज़ी पब्लिक गुड्स मतलब near public goods which have the benefit of public। exactly, these are the private goods but the benefit arising out of those private goods takes the nature of a public good, for example healthcare and education। ठीक है जी, और उसके बाद ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ग्लोबल पब्लिक गुड्स मींस द बेनिफिट ऑफ व्हिच एक्सटेंड टू द होल ग्लोबल एंड बिल्कुल डिफरेंट रीजन्स। और उसमें हमारे पास देयर आर 5 एरिया स्पेसिफाइड बाय द वर्ल्ड बैंक जिसको लेकर ग्लोबल गुड्स के बारे में बात है। आप मुझे बता सकते हैं communicable diseases, कम्युनिकेबल डिजीज, international trade, इंटरनेशनल finance, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, environmental इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, देन उसके बाद environmental changes, इन्वायरमेंटल चेंजेस या क्लाइमेट कंट्रोल चेंजेस, और एक रह गया ग्लोबल नॉलेज फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ओके अब हमने पब्लिक गुड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, क्या है क्यों प्रॉब्लम आती है। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, बड़े ही माइनर से पॉइंट है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स में क्या होगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड करेगी और
इन दोज केसेस ऑफ पब्लिक गुड्स विच आर एक्सक्लूडेबल, मतलब इम्प्योर पब्लिक गुड्स बोल सकते हैं, वहां पर गवर्नमेंट विल रेगुलेट दी प्राइवेट मार्केट प्लेस। मतलब जहां पर एक्सक्लूडेबल है तो प्राइवेट मार्केट आ सकती है, बट ऐसे में प्राइवेट मार्केट को रेगुलेट करना, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन समझने के लिए हमको पहले परफेक्ट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन करनी पड़ेगी। परफेक्ट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी? वेयर buyers and sellers know the complete information, have the complete knowledge. have the complete information so that they are able to take production or consumption decisions rationally. But such perfect information does not exist in all cases due to highly complex nature of goods and services, due to non-availability of cheap and easy information, या in general unawareness, right? तो हमने बोल दिया कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के क्या रीजंस हैं। अब एक वर्ड निकल कर आता है asymmetric information, which means where one party knows more than the another, and due to asymmetric information दो consequences निकल कर आते हैं, which is called adverse selection and moral hazard. The problem of adverse selection is also called the Lemon's problem. Basically Lemon problems मतलब where a high quality goods are driven out of the market. यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं a used car का और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। मॉरल हैजार्ड में भी हम बोलते हैं that it is the opportunism characterized by the taking advantage of one party of the lesser informed party through the unobserved future action. और यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इंश्योरेंस का कि कोई जिसके पास इंश्योरेंस है वो रेकलेसली बिहेव करेगा। ये बात इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता होती कि वो कौन कैसा बिहेव करेगा, इसलिए वो पहले से इंश्योरेंस प्रीमियम हाई सेट करके रखते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल यूजर भी होगा उसको इंश्योरेंस प्रीमियम तब भी हाई नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वगैरह चलती रहती है, तो इसको करेक्ट करने के लिए अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है? Public dissemination of Public dissemination of information, mandatory disclosure information, labeling and content, proper advertising, and regulation of advertising standards, so as to make advertisement more responsible, more informative, responsible and less persuasive. ठीक है जी, ये हो गया इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और हमने सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर डिस्कस कर लिए, बट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस भी जो मार्केट फेलियर से रिलेटेड थी साथ के साथ डिस्कस होगी, बट देयर आर अदर टॉपिक्स डिस्कस्ड इन दिस यूनिट आल्सो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस वाले में। अब मेरिट गुड्स की डेफिनेशन, दोज गुड्स व्हिच आर सोशली डिजायरेबल and they have a substantial positive consumption externalities, positive consumption externalities, and ऐसे एग्जांपल कैसे आ जाएंगे हमारे पास? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब मेरिट गुड्स को लेकर गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है वो हमारे पास पॉइंट्स हैं। देखिए, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्निटी है, तो पॉजिटिव एक्सटर्निटी के गवर्नमेंट इंटरवेंशन उधर क्या थी हमारे पास की एक तो हमारे पास सब्सिडीज थी और डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन, ये दोनों पॉइंट तो रहेंगे ही रहेंगे। अब एक ये पॉइंट था कि मेरिट गुड्स को लेकर गवर्नमेंट रैशनल क्या है, हम बोलते थे कि पीपल आर अनअवेयर। वैसे तो बहुत सारे रैशनल है, बट एक ये भी था लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्ट करने के लिए पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ये पॉइंट हो गया। अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं रेगुलेशन ऑफ मार्केट प्लेस, बिकॉज दे कैन बी प्राइवेट गुड ऑल्सो, मार्केट एग्जिस्ट करती है तो रेगुलेशन ऑफ मार्केट प्लेस। एंड एक ये भी पॉइंट हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजन एज वेल एज मार्केट प्रोविजन, जैसे कि हम देखते हैं स्कूल्स एंड हेल्थ केयर में तो ये चल ही रहा है। तो दीज आर दी मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर हम रैशनल की बात करें तो एक तो ये हो गया कि लैक ऑफ अवेयरनेस या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन फेलियर यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं मेरिट गुड्स के केस में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रैशनल में और भी पॉइंट्स आते हैं। बिल्कुल, बिकॉज मार्केट इज गोइंग टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू एमपीसी इज इक्वल टू एमपीपी। मतलब ऑप्टिमल आउटपुट मार्केट इंश्योर नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा टू इंश्योर ऑप्टिमल आउटपुट। फिर गवर्नमेंट आती है टू इंश्योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को गवर्नमेंट को फायदा मिल जाता है। एंड एक रैशनल ये भी है कि स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर प्लानिंग नहीं होती है, किसी के पास रिसोर्सेज पहले से किसी के पास तैयार नहीं होते हैं, तो ड्यू टू द अनसर्टेनिटी अबाउट द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हेल्थ केयर रिक्वायर्ड गवर्नमेंट को इंश्योर करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इफेक्ट में भी हम यही डिस्कस कर सकते हैं कि इफेक्ट में सोशली ऑप्टिमल आउटपुट इज अचीव्ड एंड पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज भी आ गई। और अगर जीरो कॉस्ट पे प्रोवाइड करोगे तो देयर विल बी वर्चुअली इनफाइनाइट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड दिस इज व्हाट डिजायरेबल कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी चीजों को कंज्यूम करें। कमिंग टू डीमेरिट गुड्स।
अब demerit goods की definition, those goods which are socially undesirable and have significant negative consumption externalities. हमारे पास एग्जांपल में आ जाएगा सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह। अब इनकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए रैशनल भी वही है, एक ही रैशनल है, इंफॉर्मेशन के लिए। अब गवर्नमेंट मैकेनिज्म इसमें क्या आएगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या क्या आएगी? Ban of the product, कंप्लीट बैन, regulation for advertisement, regulation of advertisement to so as to restrict promotion, spatial and एक नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी। फिर स्पेशल एंड टाइम रिस्ट्रिक्शंस, एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। मार्केट रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं, सो एज टू एंश्योर दैट देयर इज नॉट एन एक्सेस अवेलेबल टू वल्नरेबल पीपल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे एज रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो वो मार्केट रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास एक टोटल बैन हो गया, हाई टैक्सेस चार्ज कर दो, एंड या तो मिनिमम मार्केट प्राइस सेट कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है जी, ये 7 पॉइंट्स है डीमेरिट गुड्स के केस में। ओके, और हमारे पास है प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट। प्राइस फ्लोर यानी कि मिनिमम प्राइस सेट करना, और ये मिनिमम प्राइस सेट करना क्यों, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? minimum level set suppliers, तो इट इज स्पेशली मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है फार्मर्स के केस में। तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया टू एंश्योर अ स्टेडी इनकम टू दी फार्मर्स, मिनिमम प्राइस फ्लोर ऐसा सेट कर देना। जब प्राइस फ्लोर सेट किया जाता है तो ऑब्वियसली देयर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जब प्राइस फ्लोर ऐसा सेट कर दिया, मिनिमम प्राइस सेट कर दिया, बट गवर्नमेंट इंश्योर्स कि वो डिमांड सप्लाई डेफिसिट का उसका ध्यान रख लेगी। प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस सेट कर देना। दिस इज सेट इन केस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी सो दैट दीज आर अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। ऐसे केस में भी डिमांड सप्लाई डेफिसिट डेफिनेटली आएगा, बट फिर अगेन उस चीज का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट है। ठीक है, तो प्राइस फ्लोर है वो सेफगार्ड करता है प्रोड्यूसर्स को। हाँ जी, प्राइस फ्लोर जो है वो सेफ गार्ड कर देते हैं प्रोड्यूसर्स को, या सीलिंग है वो कंज्यूमर्स को। बट प्राइस फ्लोर में एक और एग्जांपल भी हो सकता है, रेंट कंट्रोल या मिनिमम वेजेस सेट करना। वो किसकी सेफ गार्ड करने के लिए है? रेंट कंट्रोल अगेन जो टेनेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट, और मिनिमम वेजेस मतलब जो लेबर है उनका। तो जहां पे भी मिनिमम लिमिट कोई अगर गवर्नमेंट सेट करे कि इतना कम से कम तो होगा ही होगा, दैट मीन्स वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप का ध्यान रखने के लिए। In case of farmers, minimum support price. In case of rent control tenants, in case of minimum wages, labor. ठीक है, और मैक्सिमम मतलब कि जिसका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ रहा है, मैक्सिमम प्राइस इज सेट लोअर टू दी इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, whereas प्राइस फ्लोर के केस में मिनिमम प्राइस इज सेट अबव दी इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। अच्छा जी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात, जिसमें हम वो 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स, डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन, इट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड बोरोइंग पॉलिसी। वही एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग एंड बोरोइंग पॉलिसी। आगे to influence the economic activities टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी and ensure stability of income, aggregate demand, income and employment. हाँ जी, टू इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी मुझे बताइए। 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। Ensure price stability, प्राइस स्टेबिलिटी, full employment levels, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इरेडिकेशन पॉवर्टी एंड रिमूवल ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, ये 3 पॉइंट रीडिस्ट्रीब्यूशन के हैं। फिर नॉन डिस्क्रेशनरी वर्सेस डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी। नॉन डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन, दैट वेयर built in automatic taxation and expenditure mechanism work to control the instabilities without any deliberate government action. यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स का या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। और डिस्क्रेशनरी मतलब where fiscal policy is implemented with the help of deliberate government action. तो आपने फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन दी, आगे सेंटेंस आगे लगा दिया with deliberate government action. तो जहां पे डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि देयर आर 4 इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करंट नेचर का भी होता है, कैपिटल नेचर का भी होता है, और ट्रांसफर पेमेंट वाला भी।
In case of recession, government expenditure should be increased, and in case of inflation, government expenditure should be reduced. But government expenditure से related दो words निकल कर आते हैं, pump priming and compensatory spending. ये दोनों एक दूसरे के opposite नहीं है. बात वही है कि government expenditure करना है, but pump priming हम बोलते हैं it is a one-shot injection of government expenditure to provide a temporary fiscal stimulus so as to encourage private investment, business investment. And compensatory spending मतलब spending by government to compensate for lack of private spending. फिर taxes, चाहे taxes हमारे income taxes हैं या indirect taxes हैं, in case of recession they should be lowered down, and in case of inflation they should be increased, या new tax rates या new tax could be levied. पब्लिक डेट में हम बात करते हैं कि एक तो होता है हमारे पास स्मॉल सेविंग्स और एक होता है मार्केट लोन्स. स्मॉल सेविंग्स जो कि विच आर नॉट ट्रेडेबल ऑन द मार्केट प्लेटफॉर्म. मार्केट लोन्स मतलब जैसे कि हमारे पास कोई बॉन्ड्स है विच आर ट्रेडेबल ऑन द मार्केट प्लेटफॉर्म. बट इन केस ऑफ रिसेशन, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी एंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल, तो ऐसे केस में पब्लिक डेट को रीपे कर दिया जाएगा, एंड इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इसको हम बोरोइंग्स इंक्रीज कर दी जाएगी. जहां पर हम बजट की बात कर रहे हैं, बजट, तो बजट होता है, एक होता है बैलेंस, एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिसिट. बैलेंस बजट का कोई रोल नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. इन केस ऑफ रिसेशन, व्हिच काइंड ऑफ बजट डू वी नीड? और डेफिसिट बजट, बिकॉज डेफिसिट बजट में क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा rather than the taxation. तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर acts as an injection whereas taxation acts as a leakage. Injections are more than leakage, तो hence obviously national income को boost मिलेगा, right? और surplus budget which is required at the time of inflation, तो ऐसे में हमको बोलेंगे aggregate demand को lower impact मिलेगा. जहाँ पर हम instruments डिस्कस कर रहे हैं वहीं पर multiplier का concept आता है. Assuming that taxes are not dependent upon income, there are flat taxes. Government spending multiplier हमारा simply बन जाएगा 1/1 minus b. Tax simple tax multiplier बन जाएगा minus b upon 1 minus b, and balance budget multiplier will be sum of these two, which is 1. Balance budget multiplier मतलब where change in government spending is change in taxes. दोनों का same direction में. अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो तो टैक्सेस भी इंक्रीज हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में. बट वैसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करनी है, उसके लिए पैसा इंक्रीजिंग टैक्सेशन के थ्रू नहीं आना चाहिए, फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाता है, फिर तो मल्टीप्लाई प्रोसेस कभी काम भी नहीं करेगा, हम देख ही सकते हैं. तो हम बोलते हैं इफ देयर इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाउ दैट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू द हेल्प ऑफ बोरोइंग और मॉनेटाइजेशन यानी कि क्रिएशन ऑफ न्यू मनी. ठीक है. उसके बाद टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी हमको पता है कि एक होती है एक्सपेंशनरी विच इज ब्रॉट इन टू काउंटरैक्ट रिसेशन, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी विच इज ब्रॉट इन टू काउंटरैक्ट इन्फ्लेशन. अच्छा जी, अब यहाँ पर ग्राफ हमने डिस्कस किया था एक एक्सपेंशनरी का. अगर आप चाहते हो अपनी बुक में वो ग्राफ खोलकर देख सकते हैं, बट एक जो बुक में ग्राफ है वो एक ही ग्राफ में क्लासिकल व्यू भी और केनेजियन व्यू भी बताया. क्लासिकल व्यू ये कहता था कि व्हेनेवर देयर इज एन अंडर एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप ही सप्लाई का शिफ्ट होगा, सो दैट फुल एम्प्लॉयमेंट पे बात आ ही जाएगी, हमारा वेज रेट कम हो जाएंगे, सप्लाई का शिफ्ट डाउनवर्ड्स. व्हेयरएज केन्स का ये व्यू था कि कोई ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होगी, इट इज ओनली गवर्नमेंट व्हिच कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड हेंस उसका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आ जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट. अब वही बात की अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी होगी. मान लीजिए इकोनॉमी को बूस्ट दिलवाना है 100 बिलियन का, क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी 100 बिलियन से इंक्रीज करानी है? इनटू एनपीसी, बेसिकली डिवाइड बाय एनपीसी, कि अगर मेरा मल्टीप्लायर 5 का है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल नीड टू बी इंक्रीज बाय 20 बिलियन ओनली. अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्शनरी में जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, तो अगर आपको नहीं भी उसको लेकर कॉन्फिडेंस मत कोशिश कीजिए उसको एग्जाम में बनाने की. बट वो ये बात करते हैं दैट इन दी फर्स्ट प्लेस एग्रीगेट डिमांड को ही कर्टेल रखा जाए सो दैट वो ज्यादा हाई लेवल पर होना. वो ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देता था कि हमारे पास ये है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और ये है हमारे पास सप्लाई करो. तो इन दी फर्स्ट प्लेस एग्रीगेट ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है. ये एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा है, इसको कर्टेल्ड रखो सो दैट इट इज समवेयर फॉलोइंग इन दिस लाइन. तो अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन की फिस्कल पॉलिसी ले आई, एग्रीगेट डिमांड जो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो इन दी फर्स्ट प्लेस इक्विलिब्रियम यहाँ पर कभी आएगा नहीं. इक्विलिब्रियम अगर यहाँ पे आता भी है तो अल्टीमेट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वो रियल आउटपुट तो इतना ही रहेगा जितना फुल एम्प्लॉयमेंट है, उस केस में सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन. तो ये बोला जाता है कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व इन दी फर्स्ट प्लेस था ही ये वाला, तो कभी
ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो ये शिफ्ट भी कभी नहीं होगा, सप्लाई कर्व भी अपना ओरिजिनल लेवल पर रहेगा और वो एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पर काटेगा। तो बेसिकली उस तरीके से वो ग्राफ एक्सप्लेन किया हुआ है, इतना आपको कॉम्प्लिकेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद इस फिस्कल पॉलिसी वाले यूनिट में हमने अदर कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए हुए हैं कि हमने ये बोला कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करने के लिए ये नहीं है कि हम सिर्फ बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट दिया जाए, एग्रीगेट सप्लाई को भी बूस्ट देना है through the establishment of more and more infrastructure, through the innovation and encouragement to the new players. Design that structure. Right. Therefore, I don't recall. मैं बस जनरल डिस्कशन कर रही हूँ कि जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करो एंड इनकरेज द इनोवेशंस एंड प्रोडक्शन की, सो दैट ज्यादा से ज्यादा हमारा जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज रहे। बेसिकली हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट कर्व है जो कि पहले ऐसा था वो शिफ्ट कर जाए। Right? फिर रिडक्शन एंड इनइक्वालिटीज में वही फिस्कल पॉलिसी के 3 पॉइंट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले। अब लिमिटेशंस की हम बात करते हैं। लिमिटेशंस में देयर आर लैग्स इन्वॉल्व्ड। कौन कौन से लैग? पहला तो रिकॉग्निशन लैग, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट, उसके बाद डिसीजन लैग, डिसीजन के बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट लैग। अब लैग से रिलेटेड पॉइंट है दैट इट इज डिफिकल्ट टू एडजस्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो कि काम हमारा शुरू हो चुका है, एंड इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट नहीं होता, दैट इज नॉन इंस्टेंटेनियस। इतना इकोनॉमी खुद ही ऑटोमेटिकली रिकवर कर रही होती है और तब हमने एक इंटरवेंशन लाई है फिस्कल पॉलिसी की, तो वो भी कई बार चीज ठीक नहीं होती है। देयर वाज मेनी अदर पॉइंट्स आल्सो। क्राउडिंग आउट, डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन। ठीक है जी। और फिस्कल पॉलिसी के तहत ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वही इनोवे कौन सा इन्वेस्टमेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गोल्स, वही एफिशिएंसी एंड इक्विटी वाला, एग्जैक्टली वही कि जब हमने ट्रांसफर पेमेंट दे दी, ये भी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है, बट हमारे पास उसकी वजह से एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज आ रहा है। एंड ऑब्वियसली क्राउडिंग आउट तो एक ऐसी लिमिटेशन है जो कि मेंशन होनी ही होनी चाहिए। अब क्राउडिंग आउट की बात करें, हम यहाँ बोलते हैं वेयर ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज क्राउडेड आउट और एलिमिनेटेड आउट, दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। एंड ये क्यों होता है? स्पेशली जहां पर इंटरेस्ट रेट की बात है, when investments are interest sensitive, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करनी है, गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो मार्केट से पैसा उठाने जाएगी, इंटरेस्ट रेट पे शूट अप, एंड ड्यू टू दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग। राइट। एक फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड बात है दैट फिस्कल पॉलिसी एक्ट्स एज अ मैकेनिज्म फॉर ऑल 3 फंक्शंस ऑफ एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। ये आपको पता होना, एक अगर ऐसा अभी कहे तो एग्जाम में एक्सप्लेन करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। हो गया रिवीजन? चलो टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। प्रीति बच्चे, आपको ग्रुप में टेस्ट पेपर मिल जाएगा अगर आपको अभी टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो।